नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें हम यूपीएससी 2024 के करंट अफेयर के तौर पर अर्थव्यवस्था की पीटी 365 विजन मैगजीन को कंप्लीट कर रहे थे। हमने इससे पहले पॉलिटी के सेक्शन को पूरा कंप्लीट कर दिया था और ये अर्थव्यवस्था का तीसरा चौथा लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम देखेंगे श्रम एवं रोजगार के बारे में देखेंगे। प्रारंभ में हमने क्या क्या देख लिया था, आइए हम ये भी देख लेते हैं थोड़ा आराम से, क्योंकि लैपटॉप थोड़ा स्लो हो जाता है। हमने देख लिया था समृद्धि और विकास और राजकोषीय नीति को हमने देख लिया था। आज हमें जो देखना है वह देखना है कि श्रम और रोजगार और कौशल विकास के बारे में देखना है कि सरकार के द्वारा पिछले 1 वर्ष में क्या-क्या कार्य ऐसा किया गया जिससे कि रोजगार और कौशल के बारे में लोगों को अवेयरनेस है और साथ ही साथ कितने लोगों को किस प्रकार की जॉब मिली या क्या-क्या योजनाएँ प्रारंभ हुई। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए और अपने सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। और मेरा आपसे ये अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए अपने दोस्तों, जो आपके ग्रुप्स हों, सब में शेयर करिए। देखिए, मैं इसमें एक-एक चीज़ कंप्लीट कर रहा हूँ, खुद से पढ़ रहा हूँ, बता रहा हूँ। जहाँ क्वेश्चन बनने की संभावना है या जहाँ पास अब तक के बैक ईयर में जिस पोर्शन से क्वेश्चन बन चुका है, तो उसको मैं हाइलाइट भी कर रहा हूँ, बता भी रहा हूँ क्या क्वेश्चन बनने की संभावना आ सकती है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, एक बार देख लें कैसे दिख रहा है। हाँ, साफ दिख रहा है आपको और हाँ, ठीक है। चलिए अब जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास के बारे में। चलिए देखते हैं पहला टॉपिक क्या है। पहला टॉपिक ये है आवधिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण। अभी जो है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे आया, उसके बारे में देखेंगे। हाल ही में आवधिक श्रम बल सर्वे 2023-24 जारी किया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 में यानी कि LFPR 55.2% से बढ़कर 57.9% हो गया है। पुरुष में 78.5% है और महिलाओं में 37% हो गया है। अत्यधिक श्रम, एक मिनट रुकिए, आवधिक है सॉरी ये, हाँ, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के बारे में देख लेते हैं क्या है। ये है राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सर्वेक्षण एनएसएसओ के अप्रैल 2017 में आवधिक श्रम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण को प्रारंभ किया था। इसको प्रारंभ किसने किया था? वो एनएसएसओ ने प्रारंभ किया था। याद रखिएगा कब से? 2017 से। हो सकता है वो लिख दे एग्जाम में 2015 लिख दे, तो ये ध्यान रखिएगा 2017 से कर रहे हैं। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य रोजगार एवं बेरोजगार संबंधित मुख्य संकेतों जैसे श्रमिक जनसंख्या अनुपात और श्रम बल भागीदारी दर, बेरोजगारी दर का वार्षिक आधार पर अनुमान लगाना, इनके मूल्यांकन की गतिविधियों की स्थिरता पर बल देना है। फिर है शहरी क्षेत्रों के लिए वर्तमान साप्ताहिक स्थिति के आधार पर केवल 3 महीने के अंतराल के लिए है। वार्षिक आधार पर वार्षिक आधार पर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए सामान्य स्थिति यानी कि यूजुअल स्टेटस, प्रमुख कार्यकलाप की स्थिति प्लस सहायक आर्थिक कार्यकलाप की स्थिति तथा वर्तमान साप्ताहिक स्थिति दोनों के आधार पर रोजगार एवं बेरोजगारी संकेतक का अनुमान लगाया है इसमें। अब इस रिपोर्ट के प्रमुख संकेतक क्या देख लेते क्या-क्या हैं। पहला है श्रम बल भागीदारी। यह कुल आबादी में श्रम बल में शामिल व्यक्तियों का प्रतिशत है। इसमें कार्यरत या काम की तलाश में लगे लोग या काम करने के लिए उपलब्ध लोग शामिल हैं। श्रमिक जनसंख्या अनुपात, ये क्या होता है? कुल जनसंख्या में रोजगार प्राप्त व्यक्तियों का प्रतिशत होता है। बेरोजगारी दर क्या होता है? इसमें श्रम बल में शामिल कुल लोगों में बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। कार्यपालिका की स्थिति क्या है? यह निर्देशित संदर्भ अवधि के दौरान व्यक्ति द्वारा की गई कार्य अवधि
की गई कार्य गतिविधियों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। जैसे कि देखेंगे सामान्य स्थिति क्या है? तो सामान्य स्थिति में ये है कि कार्य गतिविधियों का निर्धारण सर्वेक्षण की तारीख से ठीक पहले 365 दिन की अवधि के आधार पर है। फिर वर्तमान साप्ताहिक स्थिति क्या है? यह गतिविधियों का निर्धारण सर्वेक्षण के तरीके से पहले, 1 मिनट रुकिएगा। सर्वेक्षण के तरीके से पहले इस 7 दिन के संदर्भ में वो आधार बनाया जाता है। अब देखेंगे कि लैंगिक वेतन अंतराल पर पीएलएफएस के निष्कर्ष क्या है वो देख लेते हैं। वर्तमान 2023 में स्वरोजगार आधारित श्रमिकों के लिए काम के घंटे के अंतराल सबसे अधिक पुरुष के मामले में 50% अधिक और जबकि नियमित वेतनभोगी के लिए 19% मामले में सबसे कम है। सभी प्रकार के कार्यों में पुरुष महिलाओं की तुलना में अधिक कमाते हैं। यानी कि सभी कार्यों की तुलना में पुरुष जो है वो महिलाओं से अधिक कमाते हैं। स्वरोजगार मामले में भी यह अंतराल सबसे अधिक है। वर्ष 2023 में स्वरोजगार वाले पुरुष श्रमिकों ने महिलाओं की तुलना में 2.8 गुना अधिक कमाया है, जबकि नियमित वेतनभोगी पुरुष श्रमिकों ने 24% अधिक कमाया है। यानी कि जो वेतन पाने वाले हैं वो अधिक कमा रहे हैं महिलाओं से। ग्रामीण महिलाओं के लिए श्रम बल भागीदारी में वृद्धि हुई है, मतलब ग्रामीण स्तरों में महिलाओं के श्रम बल में भागीदारी में वृद्धि हुई है। देखिए एक पैटर्न बता रहा है, ये पैटर्न से ही प्रश्न आएंगे। मैं जो ये मार्क कर रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट पढ़ के, इसी से प्रश्न आपको आएंगे। पूछ लेगा कि महिलाओं की जो ग्रामीण स्तर में जो रोजगार की भागीदारी वो कम हो रही है इस रिपोर्ट के अनुसार, तो वो गलत हो जाएगा और यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन उठाता है। साथ ही स्वरोजगार वाली महिलाओं के अनुपात में उल्लेखित वृद्धि हुई है। हालांकि ग्रामीण स्वरोजगार वाली महिलाओं के लिए प्रति सप्ताह काम करने के औसत घंटे 2019 में क्या थे? 37.1 से गिरकर 2023 में 30.1 हो गए हैं। यानी कि काम की अवधि भी थोड़ा घटी हुई है, क्योंकि 2019-20 के समय में आप देखेंगे तो कोरोना से संबंधित जो था उसमें कार्य अवधि बढ़ गई थी। फिर है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी को लेकर को मिला था। याद है आपको, अभी हाल ही में G20 की मीटिंग के बाद नारी वंदना विधेयक जो पास किया गया है, वो भी किस लिए पास किया गया है? कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएं। अर्थव्यवस्था महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के सबसे प्रमुख कारण उनको कहते हैं राजनीतिक रूप से सशक्त किया जाएगा, तो वह प्रत्येक क्षेत्र में अपनी भागीदारी को और बढ़ा सकेंगी, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र ऐसा होता है जहाँ से कार्यों के समस्त कार्यों के लिए जननी का कार्य करता है। तो अगर महिलाओं का प्रतिशत राजनीतिक में अधिक होगा या ज़्यादा होगा वर्तमान की तुलना में, तो ज़ाहिर सी बात है उनके सारे चतुर्मुखी विकास होंगे, सभी महिलाएं एक दूसरे का विकास करेंगी, तो जिससे हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो और तेजी से ऊपर जाएगी। उसी के क्षेत्र में कि महिलाओं की अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका है, हाँ, उनसे क्या इफ़ेक्ट होता है, इसके लिए अर्थशास्त्र का अब की बार नोबेल पुरस्कार मिला है, उसी के बारे में ये चर्चा है। अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र का स्वेरिज स्वेरिज रिस बैंक पुरस्कार 2023 क्लाउडियन गोल्डिया को देने की घोषणा की गई है। गोल्डिया ने यह पुरस्कार श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी का आउटकम्स के बारे में हमारी समझ को बढ़ाने के लिए दिया जा रहा है। याद रखिएगा, अल्फ्रेड नोबेल का जो पुरस्कार मिलता है अर्थशास्त्र का, वो स्वेरिजिस स्विस बैंक से मिलता है। इनको मिला है, क्लाउडिया गोल्डिया को मिला हुआ है। और उसके बाद नोबेल पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है इसका? नोबेल पुरस्कार एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। इसका प्रशासन स्टॉकहोम यानी स्वीडन में स्थित नोबेल फाउंडेशन करती है। यह पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की विरासत 1895 द्वारा स्थापित की गई है। ये पुरस्कार पहली बार 1901 में दिया गया था। यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने पिछले वर्ष के दौरान मानव जाति के सर्वाधिक कल्याण में योगदान दिया है। ये पुरस्कार प्रति वर्ष 5 श्रेणी में
भौतिकी, रासायनिक, चिकित्सा, साहित्य और शांति के लिए दिए जाते हैं। गौरतलब है कि छठी श्रेणी अर्थशास्त्र को नोबेल पुरस्कार में रॉयल बैंक ऑफ स्वीडन ने 1969 में स्थापित किया था। इसे पहली बार 1969 68 में स्थापित किया गया था और 69 में दिया गया था। देखिए, अब यहाँ से जो हो सकता है घुमा दे क्वेश्चन। देखिए, पहले तो 5 श्रेणी थी, बाद में एक श्रेणी और जोड़ी गई जो कि अर्थशास्त्र की। तो बोल दिया जाएगा कि प्रारंभ से ही 6 श्रेणी में पुरस्कार दिया जा रहा है, तो वो गलत हो जाएगा। देखिए, स्वीडन की तरफ से हर बार आपको भौतिकी, रासायनिक विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शांति के लिए दिया जाता है, लेकिन अर्थशास्त्र के लिए रॉयल बैंक ऑफ स्वीडन से दिया जाता है। उसके बाद कौन सी संस्था पुरस्कार देती है? भौतिक, रासायनिक और अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडन एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा प्रदान किया जाता है। देखिए, भौतिकी, रासायनिक और अर्थशास्त्र के लिए कौन देता है? रॉयल स्वीडन एकेडमी ऑफ साइंस देता है, क्योंकि एक साइंस के विषय के लिए है। फिर साहित्य का नोबेल पुरस्कार स्वीडन एकेडमी स्टॉकहोम स्वीडन प्रदान करता है। देखिए, रॉयल स्वीडन एकेडमी ऑफ साइंस जो वहाँ का साइंस की ब्रांच है रॉयल एकेडमी की, वो भौतिकी, चिकित्सा और अर्थशास्त्र के लिए देता है। साहित्य के लिए जो देते हैं वो स्वीडन एकेडमी स्टॉकहोम के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे चिकित्सा या फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा प्रदान किया जाता है। जो कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट है स्टॉकहोम में, वो किसके लिए देता है? वो चिकित्सा के लिए देता है। इसके लिए चिकित्सा के लिए भौतिक, रासायनिक और अर्थशास्त्र के लिए आपको मिलता है रॉयल स्वीडन एकेडमी ऑफ साइंस की तरफ से। उसके बाद देखेंगे साहित्य का नोबेल पुरस्कार आपको स्वीडन एकेडमी स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा प्राप्त होता है। फिर आप देखेंगे चिकित्सा का जो या फिजियोलॉजी से संबंधित जो दिया जाता है पुरस्कार, वो कौन देता है? वो कारोलिंस्का, वहाँ पास एक इंस्टीट्यूट है स्टॉकहोम में, उसके द्वारा दिया जाता है। फिर आएगा नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता का चयन नॉर्वे नोबेल कमेटी यानी नॉर्वे संसद द्वारा गठित किया जाता है। यानी जो नॉर्वे देश है उसकी जो संसद है, जिसे नॉर्वे नोबेल कमेटी के द्वारा ये दिया जाता है। किसका? शांति का पुरस्कार। गिन लीजिए, 3 ऊपर हो गए, 3 2 5 1 6, टोटल 6 पुरस्कार हो गए हैं। अब आप फिर से ध्यान दीजिए कि नोबेल का शांति पुरस्कार कौन देता है? नॉर्वे नोबेल कमेटी, जो नॉर्वे की संसद है उसके द्वारा दिया जाता है। फिर आएगा आपका चिकित्सा का। चिकित्सा का जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट द्वारा दिया जाता है, जो कि स्टॉकहोम में है। स्टॉकहोम में कहाँ? स्वीडन में है। फिर उस पर साहित्य का नोबेल पुरस्कार देखेंगे तो वो आपको कौन देता है? स्वीडिश एकेडमी, जो आपके स्टॉकहोम में स्वीडन में है, उसके द्वारा मिलता है। फिर भौतिकी, चिकित्सा और अर्थशास्त्र का भौतिकी, रासायनिक और अर्थशास्त्र के लिए कहाँ मिलता है? वो रॉयल स्वीडन एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा दिया जाता है। अब उसके बाद देखिए, बहुत लोग नाम पढ़ के जाएंगे कि ये, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन उठा दिया ना, तो फिर जैसे 2022 का 21 का, हाँ 2021 का प्रीलिम्स देखेंगे तो देखिए उसमें पुरस्कार, खेल, जो कभी पूछता नहीं था वो सब क्वेश्चन पूछने लगा था। अब आगे देखते हैं पुरस्कार के तौर पर विजेता को क्या मिलता है। जो पुरस्कार मिलता है उसमें विजेता को क्या मिलता है ये भी देख लेते हैं। एक नोबेल डिप्लोमा मिलेगा। प्रत्येक डिप्लोमा एक अनूठी कलाकृति होती है। एक नोबेल पदक और पुरस्कार राशि जो 2023 के लिए नोबेल पुरस्कार के तौर पर 11 मिलियन स्वीडन क्रोनर की धनराशि मिलती है। कितनी? 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर की जो राशि होती है वो मिलती है। नोबेल संविदा यानी नोबेल स्टेटस के अनुसार विजेता के चयन में शामिल जजों को 50 वर्ष तक अपने निर्णय पर सार्वजनिक विचार विमर्श की मनाही है। ये आ गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ गया, यहीं से उठा लेगा, पूछ लेगा कि जो भी 50 जज मिल के इसका चयन करते हैं कि किसको किस चीज़ का नोबेल पुरस्कार मिलना है, वो आप देखेंगे 50 वर्ष तक वो सामूहिक मतलब कि सार्वजनिक रूप से उसको बता नहीं सकते कि हमने इनको किस लिए दिया है।
अब जो ये 50 वर्ष लिखा है, इस पे थोड़ा गौर करिए। यूपीएससी यहीं से खेलता है। 50 को लिख देगा 5 वर्ष तक, लोगों को लगेगा हाँ यार 5 वर्ष हो सकता है। 25 वर्ष लिख देगा, 12 वर्ष लिख देगा, 10 वर्ष लिख देगा, तो ऐसे करके जब प्रश्न लिख देगा तो लोगों को लगेगा हाँ यार 10 वक्त तो बहुत लंबा समय होता है। लेकिन नहीं, इन्होंने इतना लंबा समय लिखा हुआ है, 50 वर्ष तक का विचार विमर्श नहीं कर सकते। या तो हो सकता है ये लिख दे कि जो जज हैं वो सार्वजनिक विचार विमर्श कर सकते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। तो ये हो गया पूरा नोबेल पुरस्कार। उसके बाद देखते हैं जो क्लॉडिनिया गोल्डन, क्या नाम था इनका मैं भूल गया, क्लाउडियन गोल्डन जो है, इन्होंने जो अपना रिसर्च किया उसके बारे में देख लेते हैं। महिला श्रम बल भागीदारी को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है। गोल्डिया ने यू आकार के कर्व ने प्रदर्शित किया है कि श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी और आर्थिक समृद्धि के बीच ऐतिहासिक रूप से कोई सुसंगत एक मिनट रुकिए, सुसंगत संबंध नहीं है। मैं इसलिए क्योंकि जो मेरा डिस्प्ले आ रहा है उसमें लाइनिंग आ गई, तो वहाँ वो पूरा छुप जा रहा है ये एरिया। श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी निम्नलिखित रूप से प्रभावित होती है। पहला, सामाजिक मापदंड के द्वारा। कानून या रीति रिवाज जिन्हें विवाह बाद प्रतिबंध यानी मैरिज बैरियर्स के रूप में जाना जाता है, ये अक्सर विवाहित महिलाओं को श्रम की बढ़ती मांग के बावजूद रोजगार में बने रहने से रोकता है। मतलब जो लोग की शादी हो गई वो रोजगार में नहीं जा पाते, उसका कारण ये है। फिर है पेरेंटहुड प्रभाव। बच्चों की देखभाल यानी केयर इकोनॉमी में पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक जिम्मेदार होती हैं, जिससे उनके करियर में प्रगति करना और आय में वृद्धि करना कठिन हो जाता है। जब वो, जाहिर सी बात है, जब बच्चों का पालन पोषण करेंगे तो उनका करियर वहीं ठप हो जाएगा और फिर क्या हो पाएगा, वो किसी प्रकार की अर्थव्यवस्था में भागीदारी नहीं दे पाएंगी। तकनीकी नवाचार में क्या है, गर्भ निरोधक दवाओं का सेवन बढ़ने से महिलाएं देर से विवाह करने लगी हैं और विवाहित महिलाएं भी जन्म के बच्चे सॉरी और विवाहित महिलाएं भी बच्चे के जन्म में जल्दबाजी करने से बच रही हैं। मतलब कि वो बच्चा पैदा करना नहीं चाह रही हैं। हाँ, गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन इसलिए कर रही हैं कि क्या हो पाए कि बच्चा देर से पैदा हो, जिससे उनके करियर में अड़चन ना आ पाए। उसके बाद इससे चलते इनकी शिक्षा और करियर की संभावनाओं में वृद्धि हुई है। तो जो वृद्धि हो रही है, आप यू शेप की देख रहे हो ना, यू शेप ऐसे बन रहा है ये। तो जो ये सब तकनीकी जो उपाय ले रही हैं, उससे क्या हो रहा है, उससे उनके करियर को बढ़ावा मिल रहा है। अगर देर से विवाह कर रही हैं बच्चों, तो पहले अपना करियर सेट कर रही हैं। उसके बाद भारत में लैंगिक अंतराल यानी असमानता को कम करने के लिए उठाए गए कदम क्या-क्या हैं, वो देख लेते हैं। पहला है सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020। इसके तहत सवैतनिक मातृत्व अवकाश बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है। साथ ही 50 या उससे अधिक कर्मचारियों वाली प्रतिष्ठानों में अनिवार्य क्रेच सुविधा प्रदान, जैसे प्रावधान की क्रेच क्या होता है कि ऑफिस में वह एक छोटा रूम होता है या एक जगह होती है जो ठीक ठाक होती है, उसमें बच्चों के खेलने वेलने की जगह होती है, उसे ही क्रेच कहा जाता है। अभी हाल ही में जो अवकाश बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है। एक महीने में 4 सप्ताह होते, तो आप जोड़ लीजिए कितने महीने की छुट्टी की बात कही गई है। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में देखेंगे। फिर ये आर्टिकल अगर आप भारत में देखेंगे, भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 43 में आता है कि जो मातृत्व अवकाश को लेके आता है। भारत में मातृत्व अवकाश अधिनियम एक 1971 में बना था और फिर अभी हाल ही में इसको 2020 में भी इसको चेंज किया गया है। सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत 2020 में भी चेंज किया गया है। फिर है व्यावसायिक शिक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020। भूमि के ऊपर की खादानों तथा जमीन के नीचे जहां निरंतर उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, वहां तकनीकी पर्यवेक्षक और प्रबंधकीय कार्यों में महिलाओं को रोजगार दिया जा सकता है।
वेतन संहिता 2019 के बारे में देख लेते हैं। इसके अंतर्गत किसी प्रतिष्ठान में लैंगिक आधार पर महिला और पुरुष कर्मचारियों के बीच भेदभाव पर प्रतिबंध लगाया गया है। अब जो इन्होंने एक यू आकार बताया था उसके बारे में देख लेते हैं। यू आकार का संबंध विकास प्रक्रिया में महिला श्रम शक्ति की भागीदारी पहले घटती है और फिर बढ़ती है। यू आकार का मतलब है तो देखिए पहले ये डाउन आएगी, डाउन आते फिर ये अप जाएगी। तो पहले जो इनकी भागीदारी में कमी आती है जब ये श्रम बाजार में आती है, उसके बाद ये बढ़ती है। निम्न आय वाले देशों में महिलाओं की श्रम बल भागीदारी अधिक, कृषि और अधिक हिस्सेदारी होती है। मध्यम आय वाले देशों में भागीदारी कम होती है और उच्च आय वाले देशों में यह भागीदारी फिर से अधिक हो जाती है। पहले देखेंगे जो महिला जो श्रम बाजार मतलब कि जहाँ पास विकसित देश नहीं है, अल्प विकसित हैं, वहाँ क्या होगा, वहाँ कृषि में सबसे ज़्यादा आप देखेंगे महिलाओं की हिस्सेदारी होती है। वर्तमान में अगर आप ग्रामीण इलाके में देखें, वहाँ भी महिलाओं में आप देखेंगे महिलाएं खेतों में ज़्यादा काम करती हैं, तो ज़्यादा इनपुट होता है क्योंकि वो एकदम निम्न वर्ग है। फिर मध्यम क्लास में जब आप नगरीय क्षेत्र में आएंगे, तो वहाँ महिलाओं की जिम्मेदारी पारिवारिक इतनी ज़्यादा हो जाती है, जिससे वो उनकी आय कम हो जाती है या आय खत्म हो जाती है। और उसके बाद फिर जब आप देखेंगे मेट्रो सिटी में जाएंगे, विकसित देशों में जाएंगे, तो वहाँ वापस से श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने लगेगी। वो इसी को बता रहा है। कृषि आया, उद्योग आया, फिर उसके बाद शिक्षा का प्रसार होने लगा, अर्थव्यवस्था का बदला मतलब कि अपेक्षित बदलाव हुआ, गर्भ निरोधक दवाइयों का उपयोग होते होते तो ये देखिए महिलाओं का स्तर बढ़ने लगा है। इसी के बारे में बात हुई है और कुछ नहीं है। अब आ गया है गिग अर्थव्यवस्था के बारे में हम देखने जा रहे हैं। गिग अर्थव्यवस्था क्या है वो देखेंगे, क्योंकि ये बहुत चर्चा में थी जब राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। अपने कई मैनिफेस्टो में गिग इकोनॉमी के लिए बोला था। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने सम्मेलन में बहुत बोला है। इनके लिए कुछ नए नए बदलाव भी लाए गए हैं सभी मतलब कि केंद्र सरकार के माध्यम से। तो उसके बारे में चर्चा में था ये मुद्दा, तो इस मैगजीन में आया है। हाल एक मिनट रुकिएगा, स्क्रीन पे शो नहीं कर रहा है। हाल के दिनों में गिग श्रमिकों से जुड़े कई मुद्दे सामने आए हैं, जिसमें आप देखेंगे जिसमें ब्लिंकिट ब्लिंकिट आती है, ब्लिंकिट कंपनी के श्रमिकों की हड़ताल, जोमेटो और स्विगी डिलीवर राइट्स द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन शामिल है। मतलब कि देखेंगे आप ब्लिंकिट एक आता है जो आपको ग्रोसरी का सामान पहुंचाता है। फिर ज़ोमैटो से आप खाने के सामान मँगाते हैं। फिर उसके बाद उस वो लोग कहते हैं डिलीवरी करते हैं, साथ-साथ वो राइड पे से ओला, उबर वाले बाइक पे राइड पे भी लेके जाते हैं। उनके द्वारा एक विरोध प्रदर्शन किया गया था, तब वो चर्चा में आया था। गिग अर्थव्यवस्था और गिग श्रमिकों के बारे में देख लेते हैं। गिग अर्थव्यवस्था क्या है? यह एक मुक्त बाजार प्रणाली है जिसमें रोज़गार सामान्यतः अस्थायी होता है। इसके अंतर्गत संगठित संगठन अल्पकालीन नियुक्ति के लिए मुक्त श्रमिकों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है। यानी कि आपको पता है कि ये कोई स्थिर जॉब नहीं होती है। ये अस्थिर जॉब होती, कभी भी कंपनी से आपको निकाला जा सकता है और साथ ही साथ जब आपका मन किया आप इसमें काम में आ गए। आपने अपना आईडी पासवर्ड लॉगिन किया है, अगर आप उस पोर्टल पे हैं और आपका काम स्टार्ट हो गया, चाहे दिन हो या रात हो, कभी भी हो, आपका काम स्टार्ट हो जाता है। ये उसी की बात कर रहा है। 1 मिनट रुकिए। चलिए आगे देखते हैं। ग्रीक गिग श्रमिकों ग्रीक श्रमिक ऐसे श्रमिक होते हैं जो पारंपरिक नियोक्ता कर्मचारी व्यवस्था से अलग अन्य रोजगार गतिविधियों में संलग्न रहते हैं। इन्हें व्यापक तौर पर निम्नलिखित में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला आप देखेंगे प्लेटफॉर्म गिग श्रमिक, जो ऐसे श्रमिक जिनको कोई प्लेटफॉर्म जैसे ओला, उबर, ब्लिंकिट ये सब प्लेटफॉर्म हो। ऐसे श्रमिक जिनके कार्य ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, ऐप या फूड एग्रीमेंट प्लेटफॉर्म जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म आदि के आधार पर होता है। ऐसे प्लेटफॉर्म शामिल हैं जैसे ज़ोमैटो, स्विगी, उन्हीं की बात मैं बता रहा था। नॉन प्लेटफॉर्म गिग श्रमिक वो होते हैं जो सामान्यतः पारंपरिक क्षेत्रों में नियोजित सामयिकी वेतन धारी तथा ओन अकाउंट
वर्कर होते हैं, ये पार्ट टाइम या फुल टाइम होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि जो मज़दूर-वज़दूर होते हैं, वो इसमें आ जाते हैं। अब है गिग इकोनॉमी के बढ़ने के कारण क्या-क्या हैं? पहला है इंटरनेट की सब तक व्यापक पहुँच है, आप जानते हैं, सबके मोबाइल में 5G डेटा आ रहा है, 4G डेटा आ रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है तो इंटरनेट आसान हो गया है और तो लोग ऑर्डर कर पा रहे हैं। अब है इस स्टार्टअप इकोसिस्टम में तेज़ी से वृद्धि हुई, सभी लोग अपने-अपने अ, वो करते हैं, मतलब कि अपने रेस्टोरेंट को इन सब प्लेटफ़ॉर्म पे रजिस्टर करते हैं और उनको ऑर्डर मिलने लगते हैं। कई सारे प्लेटफ़ॉर्म आपस में 1 मिनट, कई सारे प्लेटफ़ॉर्म आपस में जुड़ते जा रहे हैं। ज़ाहिर-सी बात है सभी जुड़ रहे हैं, एक ही ऐप से आप कई चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। फिर उसके बाद कार्य के प्रति बढ़ता दृष्टिकोण, जो मतलब कार्य कर रहे हैं, जैसे आप देखेंगे कि जो स्कूली लड़के रहते हैं, लड़कियाँ रहती हैं या जो उनको ज़रूरत है पैसे की, वो इसमें एनरोल हो जाते हैं। फिर है कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की बढ़ती माँग, मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होते हैं ना कि आप इतना काम करेंगे तो हम आपको इतना पैसा देंगे, तो उनकी जो बढ़ रही माँग है, उसके बारे में इसमें उल्लेख कर रहा है। अब आगे देखते हैं, भारत में गिग अर्थव्यवस्था से संबंधित विनियामकी ढाँचा क्या है? मतलब किस कारण से गिग जो अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, गिग गिग अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, उसके लिए क्या हमारे पास नियम हैं जिसके कारण वो बढ़ रही है? पहला है मज़दूरी संहिता 2019। यह गिग श्रमिकों श्रमिकों सहित संगठित और असंगठित क्षेत्रों में नियोजित सभी श्रमिकों को यूनिवर्सल न्यूनतम वेतन त तथा फॉलो वेज के प्रावधान करती है। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, यह गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और उनके अधिकारों की रक्षा करती है। इसमें गिग प्लेटफ़ॉर्म और असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के की पात्रताओं की व्याख्या कर उन्हें परिभाषित करने का प्रयास किया है। यह एक सामाजिक सुरक्षा कोष और एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की स्थापना का भी प्रावधान करती है। यह बोर्ड गिग और प्लेटफ़ॉर्म आधारित श्रमिकों के कल्याण के लिए योजनाओं की निगरानी करेगा करेगा तथा योजनाओं के निर्माण में भी सहायता प्रदान करेगा। अब है गिग इकोनॉमी का महत्व क्या है? उपभोक्ताओं के लिए क्या है? पर्सनलाइज़ेशन सेवा, मतलब कुछ सेवा प्रदान करना है, समय और पैसे की बचत भी होता है। कर्मचारियों के लिए क्या है कि काम करने की लचीलापन, जब मन करे काम किया, जब ऑफ करके अपना बैठ गए। फिर नियोक्ताओं को भी इसमें दिक्कत नहीं होती है, जो नियुक्त करता है, क्योंकि उसको किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं देना है। देश के लिए क्या है कि रोज़गार सृजन हो रहा है, अर्थव्यवस्था बढ़ रही, स्टार्टअप बढ़ रहे हैं, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल रहा है। यही बात है इसमें। अब है गिग इकोनॉमिक और गिग श्रमिकों की बेहतरी के लिए हाल ही में किए गए कुछ सकारात्मक विकास के हैं। हाल ही में श्रम, वस्त्र एवं कौशल विकास संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने देश की गीग श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजना बनाने तथा उन्हें लागू करने का आग्रह किया है। इसके अलावा हाल ही में G20 के श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक 2023 संपन्न हुई। इस बैठक में गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए स्थायी सामाजिक सुरक्षा पर एक आउटकम दस्तावेज को अपनाया गया है। राजस्थान सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स पंजीकरण एवं कल्याण विधेयक 2023 पारित किया है। इस प्रकार राजस्थान सरकार ने गिग श्रमिकों के लिए कल्याणकारी विधेयक लाने की अग्रणी भूमिका निभाई है। अब जो ये टॉपिक था हमने समाप्त कर दिया है। अब हमारा जो चौथा टॉपिक है, बैंकिंग और मौद्रिक नीति, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं बहुत धीमे-धीमे पढ़ रहा हूँ, आप चाहें तो इसको 1.5 की स्पीड से लगा के एक बार देख सकते हैं और फिर आप दोबारा अपने स्वयं से उसको पढ़िए और मार्क करिए जहाँ-जहाँ मैंने बताया वहाँ, और अपने छोटे नोट्स बना लेंगे तो आपको रिवीज़न करने में काफ़ी आसानी होगी। चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल हम क्या देखेंगे? हम बैंकिंग और मौद्रिक नीति को देखेंगे। चलिए